जय हिंद दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आज हमारा यूट्यूब पे तीसरा वीडियो है और हम लोग एसएससी जीडी जो प्रीवियस ईयर 2021 में पेपर हुआ था उसी के जो मैथ के क्वेश्चन थे उसमें से 20-20 क्वेश्चन को डेली हम लोग करते आ रहे हैं। तो आज आप लोग के लिए फिर से हम 20 को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और उसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं, वीडियो में बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, 6 कमीज के अंकित मूल्य 8400 रुपये पर 12.5% की छूट है, तो 49 रुपये में कितनी कमीजें खरीदी जा सकती हैं? अब देखिए क्वेश्चन क्या दे रहा है कि 6 कमीज का अंकित मूल्य। तो 6 कमीज का अंकित मूल्य की अगर हम बात करें तो 6 कमीज का अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस कितना दे रखा है? 8400 रुपये। यानी ये कह रहा है कि 8400 रुपये में 6 कमीज मिलता है, मतलब उस पर अंकित मूल्य है, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये 12.5% का डिस्काउंट भी आपको दे रहा है। तो 12.5% का मतलब होता है 1/8। यानी अगर वो वस्तु 8 रुपए का है तो उस पर 1 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। तो मतलब डिस्काउंट कितने का? 1 रुपए का। तो वस्तु बिका कितना? 7 रुपए का। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि 8 रुपए का दे रहा है कि 8 रुपए का मूल्य है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 8 नहीं है कितना? 8400 है। तो बताइए 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1050। ठीक है, यानी उस पे अब बताइए कितने का छूट मिला? 1 यूनिट का, और 1 यूनिट का वैल्यू आया कितना? 1050। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो वस्तु 8400 रुपये का था उस पर हमको छूट कितने का मिला? तो 1050 यानी 1050 का मिला। तो अब ये बताइए कि अगर विक्रय मूल्य हम निकालें कि शर्ट टोटल 6 कमीज बिका कितने में, तो 8400 रुपये अंकित मूल्य था, उस पर छूट कितना मिल गया? 1050। तो वस्तु कितने का बिका? 0, यहाँ पे 5, और ये कितना हो जाएगा? 10। 4 में से जाएगा 6, सॉरी 6 नहीं, हाँ 6 नहीं होगा ना, 9 में 9 हो जाएगा, और ये कितना हो गया? 7। यानी फाइनली आपका वस्तु बिका कितने का? 7950, यानी 7950 रुपये का। 8400 में से इतना घटाएंगे तो ये 0 में से 0 गया, और ये 10 में से 5 गया 5, ये 13 हो गया। अब 13 का 3 हो जाएगा ना, सॉरी, और ये 8 में से 1 गया 7। यानी टोटल जो है आपका 6 कमीज कितने का बिका? अगर हम बात करें 6 कमीज का, 6 शर्ट कितने का बिका, तो आप कहेंगे 7350 रुपये का। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि अगर एक शर्ट का अगर मूल्य निकालना चाहें कि एक शर्ट का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 7350 में कितने से भाग दे देंगे? 6 से भाग दे देंगे, क्योंकि इतने में तो हमको 6 शर्ट मिला है ना। तो एक शर्ट का मूल्य कितना होगा? तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 कम 6, 6 दूनी 12, और ये फिर 6 कम 6, 6 5 30, 1215। 6 कम 6, 6 दूनी 12, और फिर सॉरी 6 दूनी 12, ठीक है, हाँ इतना आ जाएगा। यानी आपका एक शर्ट का मूल्य कितना हो गया? 1225 रुपया। तो एक एक शर्ट का आपको मूल्य निकल गया कि एक शर्ट का मूल्य है कितना? 1225 रुपया। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए 4900 रुपये में कितने कमीज मिलेंगे। तो अगर एक कमीज का मूल्य 1225 है, तो बताइए एक अगर एक शर्ट के अगर मूल्य से अगर भाग दे देते हैं तो शर्टों की संख्या निकल जाएगा। तो यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 बार जाएगा, यानी टोटल कितने कमीज? 4 कमीज। क्योंकि आपको पता है कि एक कमीज का मूल्य 1225 रुपया है, तो ये कह रहा है कि 4900 रुपये में कितने कमीज मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे? एक कमीज के मूल्य से भाग दे देंगे, टोटल कमीज की संख्या निकल जाएगी, यानी कमीज कितने मिलेंगे? तो 4 कमीज। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि 0.25 अनुपात x बराबर 5:6 हो तो x का मान इनमें से कितने के बराबर होगा? चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है? क्वेश्चन आपका यही है कि 0.25 अनुपात x बराबर 5:6 में। तो कह रहा है कि अगर इतना का अनुपात है तो इसमें x का वैल्यू बताना है। तो जब x का वैल्यू बताना है तो हम क्या करेंगे? जो जैसे है उसको पहले अनुपात में बदल देंगे। ये 25 हो गया 0.25 अपान कितना हो जाएगा? x।
बराबर ये कितना हो जाएगा 5/6। ये डबल ये पॉइंट आने का मतलब होता है कि ये इक्वल का साइन होता है, ठीक है, बराबर का साइन। तो जब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 100, यानी ये हो जाएगा आपका 25/100x, ठीक है। और ये बराबर कितना हो जाएगा 5/6। हम देख रहे हैं कि ये 5 से कटेगा कितना बार में, 4 में। ये 2 से कटेगा, दो 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 दूनी 4 और 2 तियाँ 6। तो अगर x का वैल्यू निकालना हो तो ये 3 कहाँ जाएगा, यहाँ पे, और ये 5 नीचे आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 3/5, और ये 2 मल्टीप्लाई होगा 10। तो x का वैल्यू कितना आ गया 0.3। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, x इक्वल टू 0.3। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्रीमती गुप्ता ने अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 50,000 रुपये का निवेश 1 वर्ष के लिए सावधि जमा में किया। मतलब फिक्स डिपॉजिट। सावधि जमा की अवधि पूरा होने पर उन्हें कितनी राशि मिलेगी, मतलब टोटल अमाउंट के बारे में पूछ रहा है, मिश्रधन के बारे में पूछ रहा है कि आपको मिश्रधन 1 साल के बाद वह कितना मिलेगा उसे। चलिए, तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि श्री गुप्ता ने 50,000 रुपये जमा करती है, फिक्स डिपॉजिट करती है, ब्याज के कितने दर पे, तो 8% के ब्याज के दर पे। लेकिन ये जो जमा करती है ये अर्धवार्षिक रूप से ये चाहती है। तो अर्धवार्षिक का मतलब होता है कि जो 8% ब्याज आपका वार्षिक लगता है, मतलब 1 वर्ष में 8%, तो अगर अर्धवार्षिक अगर लेने लगेंगे तो ब्याज क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। अगर जो समय 1 साल के लिए दिया गया, तो समय 1 साल के लिए दिया गया तो ब्याज किस पे, अर्धवार्षिक लिया जा रहा है, मतलब 6 महीने पे। तो अगर हम आपसे पूछें कि अगर 1 साल में कितने 6 महीने होते हैं, तो आंसर क्या होगा 2 साल। यानी हर 6 महीने पे वो अपने ब्याज का कलेक्शन करेगा। तो टोटल कितना बार करेगा 1 साल में, 2 ही बार, क्योंकि 1 साल के लिए दिया ही गया है, तो 1 साल में 2 ही 6 महीने होते हैं। अगर ये समय 2 साल होता तो टोटल कितना 6 माही हो जाता, 4 6 माही। यानी जैसे ही हम ब्याज की दर को आधा करते हैं, कब, जब अर्धवार्षिक लिया जाता है तब, क्योंकि 1 साल में 2 ही अर्धवार्षिक होते हैं, तो ब्याज आधा तो समय क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है। तो इसमें क्या दे रखा है कि आपका दर जो दे रखा है, दर की बात करें तो ये 8% वार्षिक दे रखा है, यही है। तो हमें अर्धवार्षिक दर निकालना है ना, अर्धवार्षिक दर। अर्धवार्षिक दर का मतलब होता है कि आधा महीने का, यानी आधा महीना नहीं, सॉरी, आधा वर्ष। आधा वर्ष का मतलब होता है 6 महीने। तो अगर आपको पता है कि 1 साल के लिए दिया गया है, अगर समय की बात करें, समय कितना है, 1 वर्ष दिया गया है, तो अगर 6 महीने पे लेना है तो बताइए 6 महीना कितना, 2 ही बार आता है, तो 2 से इसमें भाग दे देंगे तो अब कितना हो जाएगा 4%। लेकिन ये क्या हो जाएगा, अर्धवार्षिक ब्याज हो जाएगा। और समय 1 साल था, तो बताइए इसमें 2 6 महीने होते हैं, तो अब समय कितना हो जाएगा 2 6 माही, यानी कितना समय हो गया, 2 6 माही हो गया। अब आपसे ये कह रहा है कि 1 साल के बाद आखिर वह टोटल मूलधन जो है कितना लौट आएगा। अगर ये फिक्स डिपॉजिट करती है तो सबसे पहले आपको पता है कि पी बराबर, अमाउंट बराबर होता क्या है, पी ब्रैकेट में 1+r/100 के पावर n, जहाँ n बराबर होता है क्या, टाइम, r बराबर रेट यानी दर, और p बराबर मूलधन। मूलधन आपको पता है, तो अमाउंट बराबर होता है, अमाउंट कितना दे रखा है 50,000, कितना हो गया, ब्रैकेट में 1+r के जगह पे कितना है 4%, अब बटे 100, और टाइम कितना है 2 है, तो 2 से रख देंगे। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25, 25 से कम 25 और एक 26, यानी 26/25 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 50,000 गुणे 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 676, अब बटे 25 का, तो 625, क्योंकि स्क्वायर करना है ना। अब ये 625 देखिए क्या ये कट रहा है क्या, तो हम देख रहे हैं कि 8 बार में कट जाएगा, लगभग ये 8 बार में इतना कट जा रहा है, तो ये कितना आ गया 80। 8 बार में कट गया तो अमाउंट कितना हो जाएगा, तो जब 80 से गुणा करेंगे तो 8 छक 48, हासिल 4, 8 7 56 4, 60 का जीरो हासिल 6, 8 छक 48, और कितना हो जाएगा 54, यानी 54, और एक जीरो आगे चिपक जाएगा, यानी कितना हो गया 54,080 रुपया। यानी यही टोटल अमाउंट आपका क्या होगा 1 साल के बाद लौटेगा, जो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है। तो ये तो अपना डिस्क्रिप्टिव मेथड हो गया, मतलब बेसिक की अगर बात करें तो ये बेसिक मेथड हो गया। अब आते हैं थोड़ा सा शॉर्ट वाले पे। तो हम देख रहे हैं कि हमारा रेट कितना दे रखा है, दर, तो वो दे रखा है 8%, ठीक है। तो 8% ये वार्षिक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अर्धवार्षिक करेंगे, तो अर्धवार्षिक कितना हो जाएगा 4% हो जाएगा, और 4% का वैल्यू कितना होता है 1/25, यही होता है ना। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम किसी व्यक्ति को 25 रुपया दिए हैं तो 1 साल का ब्याज कितना रुपया देगा, 1 रुपया देगा। तो 25 का ब्याज कितना देगा, 1 रुपया देगा, तो लौटाएगा कितना 26। लेकिन ये कितने साल तक, 2 साल तक। 2 साल का मतलब 2 6 माही, समय तो 1 ही साल है, लेकिन 6 माही कितने, 2, तो इसलिए इसको 2 बार कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे 2 बार कैलकुलेशन की बात आती है, तो हम यहाँ पे एक बार और लिख देते हैं 25 का 26, ठीक है।
अब ये बताइए 2 बार हो गया 2 साल, तो यहाँ से ये गुणा करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 625 और ये कितना हो जाएगा 676। यानी कहने का मतलब है कि अगर ये हमारा प्रारंभिक मूलधन था, यानी हमने उस बैंक में अगर 625 रुपया जमा किया, फिक्स डिपॉजिट किया, तो 2 छमाही के बाद या 2 समय के बाद हमको ये कितना लौटाया, तो 676। ये हमारा क्या हो जाएगा मिश्रधन। बात समझ में आ रहा है। हमने बैंक को 625 रुपया जमा किया, तो उसमें टोटल हमारा अमाउंट कितना, मिश्रधन कितना लौटा दिया पूरे समय के बाद, तो 676 रुपया। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि बैंक में कितना जमा किया गया, 625 रुपया नहीं, 50,000 रुपया। तो बताइए 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 80। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 80 आ गया, तो बताइए मिश्रधन हमको निकालना था, मिश्रधन कितना यूनिट है 676। तो 1 यूनिट का मान अगर 80, तो 676 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो इसमें क्या करेंगे 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 45080। ये आपका क्या हो जाएगा मिश्रधन। यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रखा था। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 850 रुपया है। यदि एक दुकानदार ने वस्तु पर 30% की छूट देने के बाद इसे 15% की हानि पर बेचा, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। चलिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक दुकानदार 850 रुपये के अंकित मूल्य वाले वस्तु को 30% डिस्काउंट पे बेचता है। यानी 30% डिस्काउंट का मतलब 30% छूट पे बेचा। तो जैसे ही 30% के छूट पे बेचा, तो पता चला कि इसे 15% का नुकसान हो गया, किसे, दुकानदार को। तो क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि आखिर उसने उस वस्तु को कितने में खरीदा था, यानी क्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहली बात आती है, क्रय मूल्य पूछा गया है ना, हाँ शायद क्रय मूल्य पूछा गया। तो क्रय मूल्य, तो सबसे पहले देखिए मार्क प्राइस जो है अंकित मूल्य वो है कितना, तो आप कहेंगे 850 रुपये। अब ये 850 रुपये पे 30% का क्या आ रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, मतलब छूट दे रहा है। सबसे पहले हम सेलिंग प्राइस की बात करें, विक्रय मूल्य, तो आखिर विक्रय मूल्य होगा कितना, यानी जब ये 850 पे 30% का छूट देता है, तो वस्तु कितने का बिकता है। तो 30% का अगर डिस्काउंट दे रहा है, छूट दे रहा है, तो इसका मतलब कि 70% पे बेच रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस 850 का अगर डायरेक्ट 70% निकाल दें, ठीक है 70%, तो हमें विक्रय मूल्य निकल जाएगा कि आखिर उसने वस्तु को कितने में बेचा। तो इसका 70% कितना होगा, तो ये परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, डबल जीरो हो जाएगा, 10 10 10 10 ये सब कैंसिल हो जाएगा। तो मूल्य कितना आ गया, 7×5 = 35, ये 35, और ये 7×8 = 56 और 3 × 59, यानी कितना आ गया 595। यानी जिस वस्तु का अंकित मूल्य 850 रुपया था, उस वस्तु को उसने कितने में बेचा, 595 रुपये में बेचा। अब ये कह रहा है कि जब उसने देखा कि 595 रुपये में मैंने बेचा, तो उसे पता चला कि उसे 15% का नुकसान हो गया। यानी कहीं ना कहीं जितने में खरीदा था उससे अगर 100% में खरीदा होगा, तो 15% नुकसान पे बेचा। इसका मतलब कि उसने बेचा कितने पे, तो 85% पे। तो ये किसका 85%, तो क्रय मूल्य का, यानी सीपी, कॉस्ट प्राइस। तो क्रय मूल्य का 85% का मूल्य कितना दे रखा है, 595। तो हम क्या लिखेंगे, ये 85% जब नीचे जाएगा तो कहाँ आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, और परसेंट कहाँ हो जाएगा, ऊपर। अब जो कट रहा है उसको कटा लीजिए। ये 5 से कटेगा 17 बार में, 17, अच्छा ये 17 से कटेगा क्या, 17×5 = 85। ये 17 से कटेगा, 17×3 = 51, और 17×3 = 17×5 = 85, यानी 35 बार में। फिर 5 से कटेगा 7 बार में, ऊपर 7 यहाँ पे 100, तो आंसर कितना आ जाएगा 700। ये आपका क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया, जो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि क्रय मूल्य हमारा कितना होगा, तो कितना हो जाएगा 700 रुपया। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को एक तय मूल्य पर बेचा गया, इसे उस मूल्य के 4/5वें हिस्से पर बेचने पर 16% की हानि होती है, तो मूल मूल्य पर अर्जित प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। चलिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक वस्तु को एक तय मूल्य पर बेचा गया, यदि उस तय मूल्य के जब 4/5 हिस्से पर अगर बेचा जाता है, तो 16% का नुकसान होता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसे उसके वास्तविक जो मूल्य है, उसके वास्तविक मूल्य पर कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि आपको क्रय मूल्य पता है नहीं, ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य नहीं पता है, तो हम उसका क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य मान लेंगे कि माना कि हमारा वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना मान लिया, 100 रुपया। अब ये कह रहा है कि इसका जो विक्रय मूल्य है, मतलब इसको जो तय फिक्स पे बेचा गया, अब कितना में बेचा गया आपको पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे एसपी, किसी मूल्य पर बेचा गया, ये हमारा क्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। अब ये कह रहा है कि उस तय मूल्य के जब 4/5 हिस्से पे बेचते हैं ना, तो हमें 16% का नुकसान होता है। अब बताइए, आप किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीद के लाए हैं और 16% का नुकसान हो रहा है, इसका मतलब कि उस वस्तु को कितने में बेच रहे हैं, 84 रुपये में।
क्योंकि 100 का 16% 16 रुपया होता है, 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 84 रुपया। तो यहाँ से एस पी बराबर क्या होगा, ये 4 से कटेगा कितना बार में, 2, 1, 21 बार में, तो ये कितना आ गया, 105 रुपया। यानी देखिए आप क्या हुआ कि 100 रुपये का वस्तु खरीदे और बेचे कितना में, 105 रुपये में। तो बताइए आपको लाभ कितने का हो गया, तो आप कहेंगे 5 रुपये का लाभ हो गया। तो 5 रुपये का कितने पे, तो 100 पे, प्रश्न के लिए 100 लगा देंगे, तो यानी वास्तविक लाभ कितना हो गया, 5%। यही आपसे आंसर पूछा है क्वेश्चन, ठीक है। कि वास्तविक क्रय मूल्य, मतलब वास्तविक मूल्य पर, वास्तविक मूल्य यही हमारा है ना, कि वस्तु को हमने 100 रुपये में खरीदा है, तो 100 रुपये पे हमको कितने का लाभ हो रहा है, तो 5 रुपये का लाभ हो रहा है। तो 5 रुपये 100 पे, तो 5 का 100 कितना परसेंट होगा, तो 5% हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता है समझ में आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए, बी और सी अकेले अकेले एक कार्य को क्रमशः 12, 10 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं और 3 दिन के बाद बी और सी काम छोड़ देते हैं, तो शेष कार्य अकेले ए द्वारा कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। चलिए इस वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 3 आदमी ए, बी और सी हैं, तीनों किसी काम को 12 दिन, 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि तीनों मिलकर जब यदि काम को शुरू करें और 3 दिन तक काम करने के बाद बी और सी जो है काम को छोड़ देते हैं, तो जो शेष काम बचा उसको ए अकेले कितने दिनों में करेगा। सबसे पहले बात है कि जो क्वेश्चन दिया गया है उसको पहले आराम से लिख लीजिए कि ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, तो आप कहेंगे कि 12 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, तो आप कहेंगे 10 दिन में। और सी उस काम को कितने दिन में करता है, तो 15 दिन में। तो सबसे पहले काम कितना है वो पता कर लेते हैं। तो काम कितना हो जाएगा, 10, 15, 20 का एलसीएम, 10, 15 और 10, 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी टोटल कितना पीस काम हो गया, 60 पीस। तो 60 पीस काम को अगर वो 12 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में कितना पीस काम करेगा, तो आप कहेंगे 5 पीस। वैसे ही अगर 10 दिन में 60 पीस करता है, तो एक दिन में 6 पीस करेगा। अगर ये 15 दिन में 60 पीस, तो एक दिन में 4 पीस करेगा। अब प्रारंभ में होता क्या है कि तीनों को एक साथ काम करना प्रारंभ कर दिया जाता है, मतलब तीनों को एक साथ शुरू किया जाता है। तो अगर तीनों को हम एक साथ शुरू कर दें, तो ए, बी, सी अगर तीनों एक साथ मिल जाएंगे, तो एक दिन में, अगर मैं बात करूं कि एक दिन की, तो एक दिन में कितने पीस काम करेंगे, तो आप कहेंगे 6 पीस ए करेगा, बी 6 पीस, ए 5 पीस, बी 6 पीस और सी 4 पीस। तो टोटल कितना हो गया, 6 5 11, 11 4 15, यानी 15 पीस काम होगा कितने दिन में, एक दिन में। तो आप बताइए ये लोग 3 दिन तक काम करते हैं, तो एक दिन में 15 पीस, तो 3 दिन में 45 पीस, यानी 45 पीस काम हो चुका। तो बताइए शेष कितना पीस काम बचा, तो 45, 60 में से 45 गया 15 पीस। और वो 15 पीस काम कौन करेगा, तो 15 पीस काम शेष अकेले ए करेगा। और ए की क्षमता एक दिन में है कितना, 5 पीस करने की। तो बताइए इस 15 पीस काम को खत्म करने में कितना दिन समय लगेगा, तो मात्र 3 दिन, ठीक है। यही आपसे पूछा है कि शेष काम को ए अकेले कितने दिनों में खत्म करेगा, तो कितना दिन, 3 दिन में, ठीक है। समझ में आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक सत्र की शुरुआत में किसी स्कूल में कक्षा 6, 7, 8 के छात्रों की संख्या क्रमशः 120, 150 और 130 थी। बाद में 10 छात्रों को कक्षा 6 और 7 में प्रवेश दिया गया और 10 छात्रों को कक्षा 8 से स्थानांतरित कर दिया गया, यह मानते हुए कि उसके बाद कक्षा में कोई प्रवेश या निष्कासन या स्थानांतरण नहीं हुआ, तो सत्र की शुरुआत में और अंत में छात्रों की संख्या का अनुपात ज्ञात करें। चलिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक विद्यालय में 3 कक्षा, कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8, ये 3 कक्षाएं हैं जिसमें विद्यार्थियों की टोटल संख्या जो दे रखा है 120, 150 और 130 दे रखा है। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि यदि प्रारंभ में, मतलब कक्षा 6 और कक्षा 7 में दोनों में अगर 10-10 छात्र नए आ जाते हैं और कक्षा 8 से कक्षा 8 यानी उसमें से 10 विद्यार्थी अगर चले जाते हैं, तो ये कह रहे हैं कि पहले जितने टोटल छात्र थे कक्षा 6, 7 और 8 को मिला करके, और अब जो नए छात्र हो गए, इन दोनों का अगर अनुपात निकाला जाए तो कितना होगा। बस यही आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो अगर हम बात करें क्लास 6 की, ठीक है, तो क्लास 6 में टोटल विद्यार्थी कितना है, 120। क्लास 7 में टोटल विद्यार्थी कितने हैं, तो आप कहेंगे 150। और क्लास 8 में टोटल विद्यार्थी कितने हैं, तो 130। यही है। अब ये आपसे क्या कह रहा है कि कक्षा 7 और कक्षा 6 ये दोनों में जो है ना 10-10 नए विद्यार्थी डाल दिए जाते हैं, 10-10 नए विद्यार्थी डाल दिए जाते हैं। तो बताइए अब ये नया कितना हो गया, ये हो गया आपका 130 और ये कितना हो गया 160, यानी नए विद्यार्थी। और कक्षा 8 में से 10 विद्यार्थी को बाहर कर दिया जाता है, तो अब इसमें कितने बच गए, केवल 120। यानी ये हमारा पहले छात्रों की संख्या था टोटल, और अब जो है वो कितना हो गया, इतना हो गया। तो इनका जब सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0
5 2 7 7 3 10 0 और 1 2 3 4 ये 400 हो गया। यहीं पे अनुपात निकाल देते हैं, अनुपात, क्योंकि पहले वाले कक्षा में बच्चों की जो संख्या थी और बाद में जो हुआ है उन दोनों का क्या पूछा है, अनुपात ही तो पूछा है ना। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 6 2 8 8 3 11 1 हासिल 1, ये कितना हो जाएगा 410। तो अनुपात पूछा है तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो कितना आ गया 40:41। यही आपसे क्वेश्चन पूछा था कि पहले जितने विद्यार्थी कक्षा में थे उन सभी का योगफल और अब जो कक्षा में सभी विद्यार्थी आ गए उन सब का योगफल का अनुपात कितना हो जाएगा, तो कितना होगा 40:41। ठीक है, इतना यहाँ आंसर आएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक मशीन का प्रतिवर्ष 10% मूल्य ह्रास होता है। मशीन की वर्तमान कीमत 2.5 लाख रुपए है, तो 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य कितना होगा। चलिए, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसमें कह रहा है कि एक मशीन का मूल्य जो है 2.5 लाख रुपए है और उसमें हर साल 10% की दर से उसका मूल्य जो होता है ना, मूल्य ह्रास का मतलब होता है उसकी कीमत में कमी होना, यानी हर साल उस वस्तु का मूल्य कितना रुपया कम हो रहा है, 10%, 10%, 10%। तो ये कह रहा है कि 2 साल के बाद उस मशीन का मूल्य क्या हो जाएगा, आपसे यही क्वेश्चन पूछा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन दे रहा है कि आपके पास टोटल है कितना, सॉरी मशीन का मूल्य है कितना, तो आप कहेंगे कि 2.5 लाख, तो 2.5 लाख हम लगा देते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया 2.5 लाख मशीन का मूल्य। अब ये कह रहा है कि हर साल 10% क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो आपको पता है कि 10% का वैल्यू कितना होता है, 1/10, यानी अगर हम मान लेते हैं कि उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य इतना था, तो अब उसमें हर साल कितने का कमी हो रहा है, 1 रुपये का कमी हो रहा है, यही ना। तो एक साल में 1 रुपये का कमी, तो 2 साल में फिर 1 रुपये का कमी होगा, यानी फाइनली अगर देखा जाए तो अगर 10 रुपये का वस्तु अब कितने का मिलेगा, 1 रुपया कम हो जाएगा तो 9 रुपये में, यानी अब ये वस्तु 9 बटा कितने का मिलेगा, 10 रुपये। ये तो एक बार ना, लेकिन ये समय कितना 2 साल के बाद पूछा है, तो क्या करेंगे 2 बार 9/10 लिख देंगे। ठीक है, अब ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो गया 991, यानी यहाँ पे आ जाएगा 2500 और गुणे 81, तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा, 25 से कम 25 का 5 हासिल 2, 25 8 200 होता है, 202 और ये कितना हो जाएगा 202 और आगे 00, यानी 2 साल के बाद मशीन का मूल्य कितना हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा। ठीक है, आपसे यही नॉर्मल क्वेश्चन पूछा था कि 2 साल के बाद मशीन का मूल्य कितना हो जाएगा। अगर हम दूसरे तरीके से देखें, आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि जो मशीन का जो ह्रास मूल्य है वो कितना है, हर साल 10% है, यानी 10% जो है ना हर साल मशीन का मूल्य कम हो जाता है। तो अगर 10% की बात करें तो 1/10 होता है, यानी कहने का मतलब अगर मशीन का मूल्य 10 रुपया है तो हर साल कितने रुपए कम होगा, 1 रुपये कम होगा। तो अगर एक साल में 10 रुपये पे 1 रुपया कम हो रहा है तो वस्तु कितने का बिकेगा, 9 का बिकेगा। अगर 2 साल के लिए दिया है ना, तो 2 बार क्या लिखेंगे, इसको 10 से 9 लिखेंगे। फाइनली 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 100 और ये कितना हो गया 81, यानी अगर किसी उस मशीन का मूल्य अगर 100 रुपया था तो 2 साल के बाद वो मशीन कितने का बिकेगा, 81 रुपये का बिकेगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि जो मशीन है वो 100 रुपया का था ही नहीं, वो मशीन कितने का था, उसका क्रय मूल्य दिया था 2.5 लाख रुपए। तो बताइए 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 00 कट जाएगा तो बचेगा क्या आपके पास 2500, यही बचेगा। तो 1 यूनिट का मान कितना गया 2500। तो क्वेश्चन पूछा है कि बताइए 2 साल के बाद, तो 2 साल के बाद कितना मशीन का मूल्य हो गया, 81 यूनिट हो गया है। तो 81 यूनिट में 2500 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, उतना ही आएगा 202500, यानी ये आपका क्या हो जाएगा 2 साल के बाद मशीन का विक्रय मूल्य हो जाएगा, या आप कह सकते हैं कि उसका मूल्य हो जाएगा, क्योंकि हर साल 10% की क्या हो रही है, उसमें कमी आ रही है उसकी कीमत में। तो 2 साल के बाद कितना हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा। 2 साल के बाद यही आंसर आपसे क्वेश्चन में पूछा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक खेत है आयताकार, एक आयताकार खेत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो दिया है वो 4:3 दे रखा है। ये कह रहा है कि खेत का जब जुताई करवाया जाता है तो 1 मीटर वर्ग का खर्चा कितना आता है, 2 रुपया, और इस तरीके से पूरे खेत की जुताई करवाने में 600 रुपया खर्चा होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आखिर खेत की लंबाई कितना है। तो पहले खेत का माप देख लेते हैं कि खेत जो है हमारा कुछ इस प्रकार है, ये आयताकार, ठीक है, ये आयताकार हमारा खेत है। तो ये कह रहा है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, 4:3। तो आपको पता है कि देखिए इसमें खर्चा, जुताई का जो खर्चा आता है ना उसके क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है कि आगे इस पर टोटल एरिया कितना है, क्षेत्रफल कितना है। तो सबसे पहले अगर बात करें यहाँ से, अगर हम एरिया की बात करें, क्षेत्रफल अगर निकालेंगे, एरिया, एरिया होता क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी एल इंटू बी, और आपका लंबाई है कितना 4x और चौड़ाई कितना है 3x, तो टोटल एरिया कितना आ जाएगा 12x²। ये आपका क्षेत्रफल आ गया। क्षेत्रफल कितना 12x² और ये किस में आएगा, मीटर में, चूंकि सारा सारा क्या है मीटर है, तो इसका हम लिखेंगे 12x² मीटर वर्ग।
और क्वेश्चन में दे रखा है कि 1 मीटर वर्ग का मूल्य कितना है, 2 रुपया। यानी 1 मीटर अगर क्षेत्रफल अगर जुताई होता है ट्रैक्टर के द्वारा तो खर्चा कितना रुपया लगता है, 2 रुपया। और आपको पता है टोटल क्षेत्रफल कितना आ गया, 12 x² मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर का 2 रुपया, तो बताइए इसका मूल्य कितना हो जाएगा, 12x² गुणे 2, यही होगा टोटल मूल्य। लेकिन टोटल मूल्य लग कितना रहा है, तो क्वेश्चन में दे रखा है 600 रुपया। तो आपको पता है कि ये 12 से कटेगा कितना बार में, 50 बार में। ये 2 से कटेगा कितना बार में, 25 बार में। यानी इधर x² और इधर वैल्यू कितना आ गया, अब 25। तो बताइए यहाँ से x का वैल्यू अगर हम आपसे पूछे तो कितना होगा, तो x का वैल्यू 5 आ गया। आपसे क्या पूछा है, खेत की लंबाई। तो खेत की लंबाई कितना हो जाएगा, x का मान 5। तो बताइए इसमें जब x की जगह पे 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 5 20। यानी खेत का लंबाई कितना आ गया, 20 मीटर। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है। एक दुकानदार ने 24 रुपए में 10 पेंसिल के मूल्य पर 100 पेंसिल बेची, तो 20% का लाभ अर्जित करने के लिए एक पेंसिल का क्रय मूल्य क्या होगा। चलिए इस वाले क्वेश्चन में दे रखा है कि एक व्यक्ति 24 रुपए में 10 पेंसिल की दर से 100 पेंसिल बेचता है। तो ये कह रहा है कि 20% का लाभ अर्जित करने के लिए आखिर उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होना चाहिए, आपसे यही पूछा है। यानी ये कहीं ना कहीं कह रहा है कि अगर ये वस्तु को बेच रहा है, यानी सेलिंग प्राइस कितने रुपए में, तो 24 रुपए में। 24 रुपए में कितने पेंसिल बेच रहा है, तो 10 पेंसिल बेच रहा है। तो बताइए एक पेंसिल का मूल्य कितना आ जाएगा। अगर हम आपसे बोले कि 24 रुपए में 10 पेंसिल, यानी 10 पेंसिल का मूल्य कितना है, 24 रुपया। तो एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 24/10 रुपया, यही तो होगा। हम वही चीज लिखे हैं। तो एक पेंसिल का मूल्य कितना आ गया, 24/10। यानी ये कितना हो जाएगा, 12/5। यानी एक पेंसिल का मूल्य 12/5 रुपया हो गया। और जैसे ही हम इस पे बेचते हैं तो हमको क्रय मूल्य में 20% का लाभ हो जाता है। यानी क्रय मूल्य आपको पता नहीं है तो सीपी हम मान लेते हैं, और उसका 20% लाभ का मतलब कितना होता है, 120% पे बेचना। तो 120% का वैल्यू कितना होता है, तो आप कहेंगे 120% का वैल्यू होता है 6/5। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, या तो आप डायरेक्ट 120 लिखिए, नहीं तो 6/5 लिख सकते हैं। यानी 6/5 पे जब बेच रहे हैं तो ये वस्तु कितना का बिक रहा है, तो 12/5 का। अब यहाँ से ये कैलकुलेशन करना है, तो 6 दूनी 12, ये 5 से 5 कटेगा। यानी यहाँ से क्रय मूल्य आपका कितना आ गया, 2 रुपया। और यही क्वेश्चन आपसे पूछा रखा था, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 रुपया। यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना, 2 रुपया, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर दोस्तों कहीं भी आप लोगों को कहीं भी दिक्कत आए समझने में तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करें, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक दुकान 30% और 25% की दो क्रमिक छूट की घोषणा करता है। 1200 रुपये क्रय मूल्य वाली शर्ट का अंतिम विक्रय मूल्य कितना होगा। चलिए एक दुकानदार है जिसने 1200 रुपये अंकित मूल्य वाले एक टी शर्ट को, मतलब शर्ट को, उस पर 2 डिस्काउंट देता है, पहला 30% और दूसरा 25%। तो कह रहा है कि डिस्काउंट देने के बाद आखिर वो शर्ट कितने का बिकेगा। यानी आपसे विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो आपको पता है कि अंकित मूल्य दे रखा है कितना, 1200 रुपया। यानी उस शर्ट का मूल्य कितना हो गया, 1200 रुपया। तो आपसे कह रहा है कि आखिर उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, कब, जब इस पे 2 डिस्काउंट दे दिया जाता है लगातार। कितने कितने का, 1200 रुपये पे। एक पहला 30% का और दूसरा 25% का, यही दिया जाता है ना। यानी 2 डिस्काउंट दिया जाता है। अच्छा एक बात बताइए, अगर 1200 रुपये के शर्ट पे अगर 30% का पहला डिस्काउंट दिया, इसका मतलब कि अगर 30% छोड़ रहा है तो ले कितना रहा है, 70%। तो हमें तो निकालना है विक्रय मूल्य ना, तो हम उस चीज को पकड़ेंगे जितना में हम बेचे हैं। तो 30% तो छोड़ दिए, बचा कितना, 70%। यानी 70% का मतलब कितना हो जाएगा, 7/10, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि एक और डिस्काउंट मिल गया 25% का। तो यानी कहने का मतलब अगर 25% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब छोड़ रहा है, तो ले कितना रहा है, 75%। और 75% का वैल्यू कितना होता है, तो 3/4, ठीक है। 25×3=75, 25×4=100। अब बस क्या निकालना है, आपका विक्रय मूल्य कैलकुलेशन करना है, एक जीरो से। अच्छा ये एक जीरो से मत कटाइए इसको, ये 10 और 4 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 40 में कटाएंगे तो ये 30 बार में चला जाएगा। तो एस पी बराबर आपका क्या निकल गया, 7×3=21, 21×3=63, यानी 630 रुपया। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रखा था कि आखिर उस वस्तु का कमीज का यानी शर्ट का विक्रय मूल्य कितना होगा, कब, जब हमने 2 डिस्काउंट दिया, एक 30% का, दूसरा 25% का। तो छूट देने के बाद उस शर्ट का कीमत कितना हो जाएगा, तो 630 रुपये में। यानी किसी व्यक्ति ने 1200 रुपये की शर्ट को कितने में खरीदा, 630 रुपये में, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर 2 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी।
चलिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि कोई धन 2 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। 2 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 4 गुनी। तो पहले हम मान लेते हैं ना कि आपका एक फॉर्मूला होता है कि जब दर निकालना हो, ठीक है, तो दर बराबर होता है n-1 इंटू 100 और अपन टी का मतलब होता है समय, ठीक है। और जब समय निकालना हो तो समय बराबर क्या होता है आपका, ये चीज ऊपर वाला वैसे का वैसे ही रहेगा n-1 और इंटू 100 और बटा क्या हो जाएगा, जब दर निकालना था तो समय से भाग दिए थे, अब समय निकालना है तो दर कहाँ आ जाएगा, समय की जगह पे, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका दर हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, कह रहा है कि यदि कोई धन 2 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, यानी समय दे रखा है 2 वर्ष, कितना होता है दोगुनी, तो कौन सा फॉर्मूला निकालेंगे, रेट निकालेंगे, क्योंकि समय दे रखा है और कितना गुना तो दोगुनी। तो दर अगर यहाँ से निकालना चाहें तो दर बराबर क्या होगा, एन का मान कह रहा है कि कितना गुना होता है दोगुनी, तो एन का मान 2 रखेंगे, 2 में से 1 गया 1 और 1 गुणे 100 और कितने समय में 2 साल में, तो यहाँ से रेट कितना आ गया 50%, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कितने वर्षों में आखिर ये 4 गुना हो जाएगा, यानी यहाँ पे 4 गुना कह रहा है। अब इस बार समय पूछा है तो समय पूछा है, दर से भाग देना है, दर आप निकाल के बैठे हैं कितना 50%। तो अगर समय की बात करें तो समय बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुना करना है ना, तो 4 में से 1 गया 3, ठीक है, और गुणे 100 अब बटा कितना 50, क्योंकि दर कितना निकाल के रखे हैं 50, तो 50 से भाग देंगे तो ये कितना बढ़ जाएगा 2 बार में, तो फाइनली कितना आ गया 6 वर्ष, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये तो अपना था फॉर्मूले का तरीका ठीक है, कि फॉर्मूले से कैसे करना है। तो फॉर्मूले का यही होता है, दर बराबर n-1 इंटू 100 बाई टी, यानी जब अगर दर पूछे तो समय से भाग देना है, जब समय पूछे तो दर से भाग देना है, दर पूछे तो समय से भाग देना है, समय पूछे तो दर से भाग देना है। ऊपर वाला चीज क्या होता है, सेम चीज होता है। अब आते हैं थोड़ा से दूसरे तरीके पे। अगर हम सेकेंड मेथड की बात करें, तो अगर मान लेते हैं हम किसी व्यक्ति को पी रुपए की धनराशि दिए थे, ठीक है, तो पी रुपए की धनराशि दिए थे, तो 2 साल के बाद यानी 2 वर्ष के बाद वो कितना लौट आता है 2p, क्योंकि कह रहा है कि 2 साल के बाद कोई धनराशि दुगनी हो जाती है और ये दुगनी होने में कितना समय लग गया, टोटल 2 साल का समय लग गया। तो आप बताएं कि आप किसी व्यक्ति को 1 रुपया दिए थे और 2 साल के बाद आपको 2 रुपया लौट आता है, तो ब्याज आपको कितना मिला, यानी एसआई ब्याज की बात करें तो आप कहेंगे कि 1p, यही मिला ना, 1p या p जो भी कहें। अगर p रुपया दिए थे 2p लौटा, तो यानी ब्याज कितना हो गया हमारा p हो गया, क्योंकि मिश्रधन में से मूलधन को घटाते हैं तो ब्याज निकल जाता है। अब ये कह रहा है कि आखिर यही धनराशि कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी, यानी यहाँ वाला चीज पूछा है कि कितने वर्षों में। अच्छा एक बताइए, अगर 4 गुना होता है, मैंने किसी व्यक्ति को 1 रुपया दिया और वो कितने साल के बाद हमको 4 रुपये लौटा रहा है, तो अगर 4 रुपये कितना साल भी लौटा है, मतलब 4 रुपये लौटा रहा है, तो ब्याज यहाँ पे हमको कितना मिल रहा है, तो आप कहेंगे कि ब्याज जो है हमको यहाँ पे 3p मिल रहा है, ठीक है। ब्याज यहाँ पे कितना मिला 3p। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने वर्षों में 4 गुना होगा, तो ब्याज तो कितना मिला 3 गुना, यानी पहले p मिल रहा था अब कितना 3p, तो ब्याज हमारा कितना गुना हो गया, तो आप कहेंगे कि 3 गुना हो गया। तो ब्याज हमारा 3 गुना हो गया, तो समय भी क्या हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा, यानी 3 दूनी ये कितना हो जाएगा, 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 वर्ष, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, 6 धनात्मक संख्याओं का औसत 12.5 है। यदि पहली संख्या अंतिम 5 संख्याओं के योगफल का 2/3 है तो अंतिम 5 संख्या का औसत ज्ञात करें। इसमें कह रहा है कि टोटल 6 संख्याएं हैं, 6 संख्या में कह रहा है कि 6 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 12.5। फिर इसमें क्या है कि पहले संख्या जो है पहली संख्या शेष अन्य जो 5 संख्याओं का योगफल है, वो पहली संख्या शेष अन्य 5 संख्याओं के योगफल के 2/5 गुना है। तो कह रहे हैं कि 5 संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप देखिए 6 संख्या का योगफल निकालें, और आपको पता है कि योगफल औसत बराबर होता क्या है, तो औसत बराबर होता है, औसत बराबर एवरेज बराबर क्या होता है, तो टोटल नंबर, ठीक है, अपन सॉरी नंबर ऑफ सम, नंबर ऑफ सम, सम का मतलब होता है योगफल, यानी सभी संख्याओं का योगफल बटा संख्याओं की संख्या, यही होता है। तो अगर हमें यहाँ से सम निकालना हो, योगफल निकालना हो, तो ये संख्या का गुणनफल किसमें होगा, औसत में, और टोटल संख्या है कितना 6, और 6 संख्या का औसत कितना दे रखा है, तो 12.5 यही होगा। तो यहाँ से अगर हम योगफल निकालना चाहें तो औसत गुणे संख्याओं की संख्या, तो हम योगफल डायरेक्ट निकाल रहे हैं, औसत कितना दे रखा है, टोटल नंबर है कितने, तो 6 ही संख्या है, और उसका औसत कितना दे रखा है, तो 12.5। तो बताइए यहाँ से योगफल कितना आ जाएगा 75, ठीक है, यानी 6 संख्याओं की अगर बात करें तो उनका योगफल कितना आ गया आपका 75 आ गया। अब ये कह रहा है कि जो पहली संख्या है, तो देखिए पहली संख्या आपको पता नहीं, तो हम मान लेते हैं कि वो जो 6 संख्याएं हैं वो कौन कौन है, तो ए है, बी है, सी, डी, ई और एफ, यही वो 6 संख्याएं हैं।
जिनका औसत कितना दे रखा था 12.5, तो इनका योगफल कितना आ गया 75। अब ये कह रहे हैं कि जो एक संख्या है, मान लेते कोई एक संख्या किसी को भी ले लेते हैं ए, ये जो है ना शेष जो 5 संख्या है यानी बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई और प्लस एफ, ये जो 5 संख्या है इनके योगफल का 2/3 है, सॉरी 2/5 भाग है। तो 2/5 का मतलब 2/5 भाग। अब आपने क्या देखा कि ये आपका हो गया पहला संख्या, सॉरी पहला क्या कह रहे हैं, ये आपका ए नंबर हो गया मतलब पहला संख्या, और ये बाकी 5 संख्याओं का योगफल हो गया। अब ये कह रहे हैं कि इसका 2/5 भाग। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं इन सभी संख्याओं को नीचे लाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इन सभी संख्याओं को क्या करता हूँ, नीचे लाता हूँ, तो आप अच्छा एक बात बताइए, मैं क्या करता हूँ ना, मैं एक नंबर का ना इसको मान लेता हूँ कि इसकी संख्या टोटल, मतलब इसके पास टोटल कितने रुपए हैं, 100 रुपए। यहाँ पे ध्यान से समझिए, टोटल 6 लोग हैं, 6 लोग के पास टोटल कितना रुपया, 75 रुपया। तो उसमें से हमने माना कि ए के पास अगर 100 रुपया है, तो बताइए बाकी पांचों के पास टोटल कितना होगा। तो टोटल 75 रुपया में से 100 रुपया इसके पास है, तो बाकी 75 में से 1 को घटा देंगे तो इन सबके पास होगा, यानी कहीं ना कहीं इनके पास टोटल है कितना, तो आप कहेंगे 75 माइनस 100 रुपया है, और उसी का कितना 2/5 भाग। बस मैंने क्या रखा कि एक्स के पास मैंने मान लिया कि 1 रुपया है, मैं सॉरी 100 रुपया है, तो बाकी 5 लोगों के पास कितना होगा, तो टोटल 75 ही रुपया है। 75 में से 100 रुपया ए के पास है, तो बाकी एक्स को घटा देंगे तो 75 माइनस एक्स किसके पास होगा, 5 लोगों के पास होगा, और उसी का 2/5 भाग क्या है, एक्स का वैल्यू है। तो यहाँ से जब 5 से यहाँ पे लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, और 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 150 और माइनस 2x, ये माइनस 2x को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 7x बराबर 150। ये कैसे गड़बड़ हो गया, 5 ही है ना, 2/5 भाग। सॉरी क्वेश्चन में दे रखा है 2/3 भाग, ठीक है, यानी 2/5 नहीं है, 2/3 है, ठीक है 2/3, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो बताइए यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3x हो जाएगा, और ये कितना हो गया 3 2 5x। तो बताइए यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, तो आप कहेंगे x का वैल्यू 30 आ गया, यानी x का वैल्यू 30 आ गया, तो इसका मतलब x किसके पास है, a के पास। तो a के पास अगर 30 रुपया है और टोटल 6 लोग के पास 75 रुपया है, 75 में से 30 रुपया किसके पास है, एक के पास है, तो बताइए बाकी जो बचा होगा किसके पास होगा, 5 लोगों के पास। तो 75 में से अगर 30 रुपया घटा देते हैं तो बचा कितना, 45 रुपया। तो ये कह रहा है कि जो 5 लोग थे ना, ए बी सी डी, ये जो बी सी डी ये जो 5 आदमी थे, यानी 5 संख्या हम मान सकते हैं, यानी इन 5 संख्या का औसत आपसे पूछा था, तो 5 संख्या का औसत कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि औसत निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो औसत बराबर होता है संख्याओं का योगफल बटा संख्याओं की संख्या। तो इन 5 संख्याओं का योगफल कितना बचा है, तो 30 हटा दिए तो बचा कितना मेरे पास 45 रुपया, और टोटल नंबर है, मतलब नंबर कितने संख्या ले रहे हैं, तो 5 संख्या ले रहे हैं, तो बताइए इनका औसत कितना हो जाएगा 9। यही जो आपसे क्वेश्चन में पूछ रखा था, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा अपना डिटेल मेथड, ठीक है, जो डिस्क्रिप्टिव इसको कहते हैं, कि ये अपना डिटेल में हो गया, मतलब बेसिक मेथड हो गया। अब थोड़ा सा शॉर्ट पे चलते हैं, तो शॉर्ट का मतलब क्या है कि इसको और छोटे समय में मतलब कैसे कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि देखिए आपके पास टोटल 6 नंबर है, तो 6 नंबर है ना, तो ये कह रहा है कि 6 नंबर का अगर हम योगफल निकाल दें, 6 नंबर की अगर बात करें तो 6 नंबर का टोटल हम योगफल निकालते हैं, तो 6 नंबर का टोटल योगफल कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि 6 संख्या है और औसत कितना है 12.5, तो नंबर कितना आ जाएगा 75, यानी टोटल 75 रुपया इनके पास है। आप मान सकते हैं कि 6 लोग हैं जिनके पास टोटल कितना है 75 रुपया है। तो अगर मान लेते हैं कि अगर पहला संख्या ए है और बाकी जो 4 संख्याएं हैं, बाकी जो 4 संख्या है उनका योगफल हम बी मान लेते हैं, कि इसमें टोटल कितने व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति हैं, और यहाँ पे टोटल कितना व्यक्ति, एक व्यक्ति है। जैसे हम ये इसको इसको हम पूरे को हम ए मान लिए हैं, ठीक है, और इस पूरे को हम क्या मान लिए हैं, बी मान लिए, कैपिटल बी। आ रहा है समझ में, यानी इस बी में कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, और यहाँ पे एक ही आदमी है। तो यहाँ पे हम मान लिए कि एक आदमी जो है ए बराबर टोटल, मतलब संख्याओं 5 संख्याओं की 5 संख्याओं का योगफल, यानी 5 संख्या कितना माने है बी, तो ये टोटल 5 संख्याओं का योगफल हो गया। अब ये कह रहा है कि इसका कितना है, तो 2/3 है, ठीक है 2/3। तो यहाँ से अगर पहला संख्या और पांचों संख्याओं का योगफल यानी बी, इन दोनों का अनुपात निकालना है, तो 2 बटा कितना आ गया 3, यानी ये कह रहा है कि यदि ए के पास 2 रुपया है तो बी, यानी बी का मतलब 5 जो लोग हैं उनके पास टोटल कितना अमाउंट है 3 रुपया है, और ये टोटल अमाउंट कितना बन गया 5 रुपया है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 6 लोग के पास टोटल अमाउंट है कितना 75 रुपया, यानी इस 5 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है 75 दे रखा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 15 रुपया, 1 यूनिट का वैल्यू 15 रुपया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि पांचों व्यक्ति का औसत, तो 5 व्यक्ति कहाँ छिपे हुए हैं, इस बी में ना, तो यानी इस बी के पास कितना यूनिट है 3 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू 15, तो बताइए इस पांचों व्यक्ति के पास, यानी हम कहें बी 5 व्यक्ति,
पांच व्यक्ति की अगर बात करें तो पांच व्यक्ति के पास पैसा कितना है, 3 यूनिट, और 1 यूनिट का मान 15, तो बताइए 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 15 या 45 रुपया। यानी इन पांच व्यक्ति के पास कितना रुपया, 15 रुपया, और इन्हीं का औसत निकालना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज बराबर होता है क्या है, संख्याओं का योगफल बटा संख्याओं की संख्या। तो टोटल कितने संख्या इसमें है, तो 5 संख्या है, तो 5 से भाग दे देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 9। यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रखा है कि औसत कितना होगा, 5 संख्या होगा, तो हमारा आंसर होगा 9। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे कि एक निश्चित धनराशि 8.5% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4 से 1/2 वर्षों में 8,571.50 हो जाता है। उसी धनराशि का 10 से 1/2% के वार्षिक ब्याज की दर पर 6 से 2/3 वर्षों में साधारण ब्याज x होगा, तो x का मान कितना होगा। चलिए, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि कोई धनराशि है जिसको 8.5% की दर पर 4 से 1/2 वर्ष के लिए दिया जाता है, तो इतने समय के बाद जो मिश्रधन जो लौटाया जाता है वो कितना, 8,571.50 रुपया। मूलधन कितना दिया गया ये आपको पता नहीं है, तो फिर कह रहे हैं कि अगर उसी धनराशि को अगर 10 से 1/2% की दर पे अगर 6 से 2/3 वर्ष के लिए दिया जाता है तो साधारण ब्याज ज्ञात करें। मतलब साधारण ब्याज आपसे पूछा है। एक छोटा सा चीज हमको बताइएगा कि अगर मैंने किसी व्यक्ति को 100 रुपया दिया, ठीक है, अगर मैंने किसी व्यक्ति को 100 रुपया दिया और 10% के ब्याज दर पे दिया और 2 वर्ष के लिए दिया, ठीक है, तो अब बताइए इसका एसआई ब्याज मतलब ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज। तो आप कहेंगे कि एक साल में अगर 10% का ब्याज लग रहा है तो 2 साल में कितना लगेगा, 20%। और 20% किसका, तो मूलधन का, और मूलधन कितना है हमारा, 100 रुपया, तो हमारा साधारण ब्याज कितना हो गया, 20 रुपया। आप इतना कह सकते हैं, यानी 100 रुपये का साधारण ब्याज 2 साल का कितना हो गया, 20 रुपया। तो मैं अब अगर आपसे पूछूं कि टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, मतलब मिश्रधन कितना होगा, आपको लौटाना कितना पड़ेगा, तो आप कहेंगे कि 100 रुपया मेरा रुपया था मूलधन और 20 रुपया ब्याज, टोटल कितना लौटाना पड़ेगा, 120 रुपया। यही आपका क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। अच्छा, मैं अगर बात करूं कि इस 120 में मेरा क्या क्या छिपा हुआ है, तो आप कहेंगे कि मूलधन है और ब्याज है कि नहीं है, मूलधन है और ब्याज है। और कभी भी जो मूलधन होता है ना वो अपने आप में कितना परसेंट होता है, तो 100% होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर ये हमारा मूलधन 100% है तो बाकी जो बचा होगा वो क्या होगा, हमारा ब्याज होगा। और ब्याज आपने कितना लाया है, 20। यहाँ कहने का मतलब है कि अगर एक साल में 10% ब्याज लग रहा है तो 2 साल में 20%, तो ब्याज कितना आ गया, केवल 20%। ठीक है, तो ये मिश्रधन में हमारा कितना तैयार हो जाएगा, 120%। और ये 120% किसका मिश्रधन बनेगा, तो मूलधन का। मूलधन हमारा है कितना, तो 100 रुपया है। तो बताइए 100 का अगर हम आपसे पूछे कि 120% कितना होगा, तो आंसर आएगा 120 रुपया। कुछ आ रहा है बात समझ में। यानी जो मिश्रधन होता है ना, मिश्रधन में हमारा मूलधन होता है और ब्याज होता है। और मूलधन है कितना, मूलधन कभी भी अपने आप में मूलधन कितना प्रतिशत होता है, तो फिर 100% होता है। बाकी जो बचेगा वही हमारा क्या होगा, ब्याज होगा। अब इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि इतना प्रतिशत की दर से इतना साल के लिए दिया गया, तो बताइए अगर एक साल में 8.5% का ब्याज लग रहा है तो 2 साल में 17%, 3 साल में उसका गुणा कर देंगे। यानी एक साल का ब्याज अगर 8.5% है तो बताइए इतने समय का ब्याज, सिर्फ ब्याज कितना हो जाएगा, तो इतना गुणे इतना। ठीक है, और जब उसमें 100% जोड़ देंगे, यानी मूलधन जैसे ही जोड़ देंगे ब्याज में, तो हमारा वो क्या बन जाएगा, मिश्रधन बन जाएगा। और वो मिश्रधन दिया हुआ है कितना, 8,571.50। यानी इसका क्या दिया है कि मिश्रधन का आपका डाटा दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, ब्याज निकालेंगे कि आखिर इतने समय का ब्याज हमको मिलेगा कितना। अब यहाँ पे देखिए क्या रहा है कि मैं ब्याज की बात करूं तो ये 8.5 है, एक वर्ष का ब्याज। तो बताइए समय कितना, 4 दूनी 8 1 9/2। ठीक है, 9/2, तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 1 9/2, ये 85। अच्छा ये बताइए परसेंट है ना, तो परसेंट है, ये पॉइंट जैसे हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, नीचे में 10 आ जाएगा। या फिर 10 नहीं भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ दीजिए, ये पॉइंट रहने दीजिए। 9 में 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये परसेंट है। 9 5 45, 5 हासिल 4, 9 8 72 और 4 76, यानी कितना हो गया, 76 76.5। अब भाई कितना हो जाएगा, ये 2। अब इसको क्या लिखेंगे, परसेंट लिखेंगे, यही लिखेंगे ना। अच्छा अगर इसको हम ये हटा देते हैं, ये पॉइंट हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो जब आप इसमें 20 से भाग दे देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 138.50%। यही आपका आ जाएगा 138.50%। सॉरी 138 नहीं आएगा, 100 नहीं, 38.5 आएगा। यानी 38.50, ये क्या हो जाएगा, आपका ब्याज हो जाएगा। ठीक है, 38.5 होगा कि 38.25 होगा, एक सेकेंड भाग दे करके देख लेते हैं। ये 38 20 60, ठीक है,
और ये 8 दूनी 16, और ये 2 बार 20 दिन चले 20 हाँ 38.25% ब्याज हो गया। यानी सिर्फ हमारा ब्याज कितना आया, तो आप कहेंगे कि एक साल का अगर 8.5%, तो इतने साल का कितना टोटल इतना परसेंट ब्याज हो गया। तो मिश्रधन आपका होता क्या है, तो मिश्रधन आपको पता है कि मिश्रधन जो है, मिश्रधन मूलधन प्लस ब्याज होता है, और मूलधन अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%, और ब्याज कितना है 38.25%। तो बताइए टोटल अमाउंट कितना हो गया, तो आप कहेंगे 138.25%। और इसी का वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ पे मिश्रधन 8,571। यानी हम ये कह सकते हैं कि 138.25% का वैल्यू कितना दे रखा है, तो 8,571.50। ठीक है, इतना दे रखा है। तो यहाँ से 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो यहाँ से 1% का वैल्यू लगभग 62 आता है। ठीक है, तो बताइए हमको मूलधन निकालना है, और मूलधन अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% होता है। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6200 हो जाएगा। यानी मूलधन निकल गया। मूलधन था कितना, देखिए ये सब उतने लिखने की आवश्यकता नहीं थी, बस इतना निकालना था कि एक साल का अगर ब्याज हमारा 8.5% है, तो इतने साल का ब्याज कितना हो जाएगा। बस इसका जैसे मल्टीप्लाई किए तो हमको इतना आ गया 38.25%। और आपको पता है कि यहाँ पे मिश्रधन दिया हुआ है, तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, और मूलधन अपने आप में कितना परसेंट होता है, तो 100% होता है। यानी ये तो अपने आप से जोड़ देना है। ब्याज कितना था 38.25, यानी टोटल अमाउंट कितना हो गया 138.25%। और ये कह रहा है कि टोटल अमाउंट है कितना, उसका डाटा दिया हुआ है इतना 8,571। यानी मिश्रधन दिया हुआ है कि 138.25% का वैल्यू कितना दे रखा है, तो 8,571। तो यहाँ से 1% का वैल्यू निकालेंगे तो 62 आ जाएगा। तो हमको चाहिए मूलधन, तो मूलधन अपने आप में 100%, तो 100% का वैल्यू कितना आ गया 6200। अब ये कह रहा है कि इसी 6200 पे हमको ब्याज चाहिए, सिर्फ ब्याज पूछा है या अगले वाले में कि सिर्फ साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का मतलब ब्याज वाला। तो अगर एक साल का ब्याज इतना है, तो बताइए इतने साल का ब्याज कितना होगा, तो इतना गुणे इतना, यानी दर गुणे समय। तो 6200 पे निकालना है, तो 6200 पे निकाल देते हैं। तो ये पहले 10 से कम 10, 10 दूनी 20 और 1 21/2, ये कितना हो गया 21/2। अब परसेंट नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, गुणे समय कितना है, तो 6×3 = 18, 2 20, 20/3। ठीक है, अब बस इसका क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। ये डबल जीरो क्या हो गया, कट गया। ये 2 से कटेगा कितना बार में, 10 बार में। ये 3 से कटेगा कितना बार में, 7 बार में। अब जो गुणा हो रहा है गुणा कर दीजिए। 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 6 42 और 42 और 1 43, यानी 434, और एक जीरो यहाँ पे बचा हुआ है। तो हमारा मिश्र ब्याज कितना हो जाएगा, ये साधारण ब्याज पूछा था, जिसका वैल्यू कितना आ गया 4,340 रुपया, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका महत्तम समापवर्तक 6 है, तो उसका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। चलिए, इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात 3:5 है और उनका मौसा दे रखा है 6। तो कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का लौसा कितना होगा, यानी लौसा आपसे पूछा है। तो आपको पता है कि दो संख्या का अनुपात कितना दे रखा है, तो 3:5 दे रखा है। इसका एचसीएफ यानी मौसा दे रखा है कितना, 6। तो आपसे पूछा है कि एलसीएम कितना होगा, एलसीएम यानी लौसा, यानी लौसा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले कि आपको पता नहीं कि वो संख्याएं है कितना। तो अगर मैं पहली संख्या की बात करूं, फर्स्ट नंबर का, तो पहली संख्या था कितना, तो अगर जब इसके मौसा से इसके अनुपात में गुणा करते हैं ना, तो ये पहला संख्या निकलता है। जब इसके मौसा से दूसरे संख्या में गुणा करते हैं तो दूसरा सेकंड नंबर निकलता है। तो बताइए 6 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला नंबर कितना आ जाएगा 18। और सेकंड नंबर की मैं बात करूं, तो जब सेकंड नंबर यानी मौसा से जब दूसरे में गुणा करूंगा, 6×5 = 30, यानी दोनों संख्याएं कितना निकल गया, एक आपका 18, दूसरा 30 आ गया। ये पूछा है कि इसका लौसा कितना होगा, तो बताइए 18 30 का लौसा कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि 18 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा 90, क्योंकि 90 18 से भी कटेगा और 30 से भी कटेगा। कि सेल्वराज ने एक फ्लैट खरीदने के लिए 3,80,000 की वन टाइम पेमेंट की। फ्लैट की चाबी मिलने से पहले उसे पूर्ण भुगतान करने के लिए 5% भुगतान करना था। तो भुगतान की जाने वाली अतिरिक्त राशि क्या थी, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। चलिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक आदमी जो है सेल्वराज, वो एक फ्लैट खरीदता है, और फ्लैट खरीदते समय उसने वन टाइम पेमेंट कितना किया 3,80,000, और लास्ट में रूम की मतलब फ्लैट की चाबी लेने से पहले उसने 5% का पेमेंट किया। तो वही पूछ रहा है कि उसने जो अतिरिक्त पेमेंट किया वो कितने का किया, मतलब जो 5%। यानी ये यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है कि 5% पेमेंट किया, तो 5% का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/20, यही होगा। यानी अगर हम मान लेते हैं कि पूरे फ्लैट का मूल्य अगर 20 रुपया था, तो उसने लास्ट में कितने रुपए पेमेंट किया, तो 1 रुपया पेमेंट किया। तो अगर लास्ट में अगर उसने 1 रुपया पेमेंट किया, तो इसका मतलब उसने पहले कितना पेमेंट कर चुका था वो,
19 यूनिट, आप ये कह सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 19 यूनिट पेमेंट उसने नहीं किया था, प्रारंभ में ही उसने कितना पेमेंट कर चुका था, वो 3,80,000। ठीक है, तो बताइए यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू आपका आ जाएगा 19 गुना 38 आगे 40, यानी कितना हो गया 2 लाख रुपए हो गया, सॉरी 20,000, 3,80,000 है ना। एक सेकेंड, सॉरी 3,80,000 है, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा 2 लाख, यानी लास्ट में उसने अंतिम में कितना यूनिट पेमेंट किया है, 5% का मतलब क्या हुआ 1 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 2 लाख रुपया। तो यही आपसे पूछा था कि अतिरिक्त में उसने कितना पेमेंट किया, तो आंसर क्या होगा 2 लाख रुपया। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति 12 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है। वह इस यात्रा का पहला आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरा आधा भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करें, यानी टोटल दूरी आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है कि उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम क्या लेते हैं ना, कि मान लेते हैं कि उसने टोटल x दूरी, मतलब पहले उसने आधा आधा कह रहा है कि ये मान लेते हैं कि यही हमारा दूरी था, उसने आधा दूरी ये x हो गया, आधा दूरी ये x हो गया। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आधा जो दूरी है ना उसने 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला, तो चाल बराबर होता है क्या, सॉरी समय बराबर होता है क्या, दूरी बटा चाल। यहाँ अगर चाल बराबर मैं पूछूं आपसे कि चाल बराबर होता है क्या है, तो आप कहेंगे दूरी बटा समय, यही तो होता है। तो हमें यहाँ से समय निकालना है, तो समय यहाँ जाएगा तो चाल कहाँ जाएगा नीचे, यानी दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है x, और किस चाल से, तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी तय हो गई। अब यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो अगला डिस्टेंस कितना है 81 किलोमीटर है, और उसकी चाल कितना है, तो 21 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से ये समय, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में जो लगा समय, और यहाँ से यहाँ तक जो लगा समय, टोटल समय कितना, तो 12 घंटा। और वही क्वेश्चन में आपका दे रखा है कि 12 घंटा लगा। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 21x प्लस ये कितना हो जाएगा 24x। हम डायरेक्ट इसका ले लेते हैं, तो ये बताइए नीचे क्या हो जाएगा 24 गुणा 21, हम इसका डायरेक्ट यहाँ पे गुणा कर देते हैं, भेज देते हैं दोनों को, तो ये बच गया 24 और ये बच गया 21, 4 और 1 5, 2 2 1 4, यानी 45x बचा। इधर कितना आ गया 12 गुणे 24 गुणे 21, जो कट रहा है उसको कटा दीजिए, ये 5 से कटेगा नहीं 3 से कटेगा 15 बार में, ये 3 से कटेगा 4 बार में, ये 3 से कटेगा 5 बार में, ये 3 से कटेगा 12 बार में, सॉरी 3 से कटेगा 8 बार में। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बचा 5x, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5x बराबर 8 चौका 32, ये 32 गुणे 21, 21 दूनी कितना हो जाएगा 42 का 2 हासिल 4, 21 यहाँ 63, 63 4 कितना हो जाएगा 67, इधर कितना था आपका 5x। तो बताइए x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो x का वैल्यू आपका आ जाएगा 672 बटा 5। आपसे पूछा है टोटल दूरी, तो बताइए टोटल दूरी है कितना x और x, टोटल कितना हो जाएगा कुल दूरी, कुल दूरी की मैं बात करूं, कुल दूरी तो आ जाएगा आपका 2x, और यहाँ पे x का वैल्यू निकाल चुके हैं, तो टोटल दूरी के लिए यहाँ से 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ जब 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो बताइए टोटल कितना हो जाएगा, ये 2 दूनी 4, ये 2 साते 14, और 2 छक्का 12 और 1 13, ये कितना हो गया 1344 बटा 5। जब इसका कैलकुलेशन करेंगे कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, ये आपका हो गया 5 छक्का कितना 5 दूनी 10, और ये 5 छक्के 30, और ये 5 8 40, और ये फिर यानी 268.8 किलोमीटर। यही आपसे क्वेश्चन पूछा है कि टोटल डिस्टेंस कितना होगा, तो 268.8 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि y का x प्रतिशत 100 है और z का y प्रतिशत 400 है, तो x और z के बीच का अनुपात ज्ञात करें। चलिए भाई चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका ये दे रखा है कि y का x% 100 के बराबर है, z का y% 400 के बराबर है, तो क्वेश्चन पूछा है कि x और z का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले आपको x के फॉर्म में आंसर निकालना पड़ेगा कि x के फॉर्म में वैल्यू कितना होगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि y का कितना x% ना, तो y गुणे x, अब बटे परसेंट नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा ये 100 हो जाएगा। अब बराबर वैल्यू कितना दे रखा है 100, तो बताइए से अगर x का वैल्यू निकालना हो तो ये 100 जाके यहाँ पे गुणा हो जाएगा, यानी 100 गुणे 100, 2 जीरो चिपक जाएगा, और y कहाँ चला जाएगा नीचे, यानी x का वैल्यू निकल गया, कितना आ गया 10,000 बटा 1 y, ये x का वैल्यू। अब हमें किसका वैल्यू निकालना है, x का रिलेशन z के साथ पूछा है, तो z का वैल्यू निकालेंगे। तो आपका यहाँ पे दे रखा है z का y%, तो y% का मतलब कितना होता है, परसेंट नीचे आ जाएगा तो ये 100 हो जाएगा, बराबर दे रखा है 400। तो बताइए अगर z का वैल्यू निकालना हो तो ये 100 जाके गुणा हो जाएगा, यानी ठीक है, अब बटे y यहाँ पे आ जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि x अनुपात z, तो x अनुपात की बात करें तो x बटे z कह सकते हैं, बराबर x का वैल्यू है कितना,
1 2 3 4 अपॉन वाई, यही है। और बटे जेड का वैल्यू है कितना, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बटे वाई। अब ये वाई से वाई क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी ऊपर कितना बचा 1 और नीचे कितना बचा 4, और यही हमारा क्या हो जाएगा एक्स और जेड का अनुपात हो जाएगा, जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। ठीक है, और वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर अच्छे अच्छे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक आप अपनी तैयारी ऐसे ही बेहतरीन तरीके से करते रहें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।